बच्चों आज अपन डिस्कस करें इंडिकेटर के बारे में। ठीक है, इंडिकेटर का क्या मतलब होता है तो पहले तो हम समझते हैं इंडिकेटर की यूटिलिटी क्या है। हम एसिड बेस की टाइट्रेशन करवाते हैं, तो जैसे हमारी टाइट्रेशन कंप्लीट होती है ना, तो टाइट्रेशन का जो एंड पॉइंट है उस एंड पॉइंट को बताने के लिए हम उसके अंदर एक ऐसा सब्सटेंस मिलाते हैं। वो सब्सटेंस क्या करेगा, वो सब्सटेंस अपना कलर चेंज करके इंडिकेट कर देगा कि आपकी टाइट्रेशन कंप्लीट हो गई है। तो इंडिकेटर बेसिकली क्या होते हैं, एक सब्सटेंस होते हैं जो हमको टाइट्रेशन, हमारी एसिड बेस जो टाइट्रेशन है उसका एंड पॉइंट इंडिकेट करते हैं, उसको बोल दिया जाता है इंडिकेटर। तो इंडिकेटर को ही बोल दिया जाता है, हमने लिखा इंडिकेटर, इसे को बोल देते हैं H+ आयन इंडिकेटर, एंड दिस इज आल्सो नोन एज पीएच इंडिकेटर। इंडिकेटर या H+ आयन इंडिकेटर, या इसे को बोल दिया जाता है पीएच इंडिकेटर। इंडिकेटर की डेफिनेशन क्या दी हमने, तो डेफिनेशन हमने दी अ सब्सटेंस व्हिच इंडिकेट्स एंड पॉइंट इन अ टाइट्रेशन इज नोन एज इंडिकेटर। मतलब टाइट्रेशन के अंदर जो हमको एंड पॉइंट बताता है उस एंड पॉइंट को बोल दिया जाता है वो सब्सटेंस जो एसिड बेस जो टाइट्रेशन है उस टाइट्रेशन का जो एंड पॉइंट बताता है उस सब्सटेंस को बोल दिया जाता है इंडिकेटर। अब आप सोच रहे होंगे इस एंड पॉइंट का क्या मतलब होता है, तो एंड पॉइंट का मतलब आपको बता देते हैं। एंड पॉइंट की डेफिनेशन हमने दी, द पॉइंट एट विच कलर चेंजेस टेक प्लेस। आपने एसिड बेस मिला है, तो जिस पॉइंट पर आपकी टाइट्रेशन कंप्लीट हुई, तो वो जो पॉइंट है वो कैसे इंडिकेट किया जाएगा। तो एंड पॉइंट का मतलब वो जो पॉइंट है जिस पर आपकी टाइट्रेशन कंप्लीट हो रही है, या से बोल सकते हैं उस पॉइंट वो सब्सटेंस क्या करेगा, वो अपना कलर चेंज करके और आपको ये इंडिकेट कर देगा कि ये टाइट्रेशन आपकी कंप्लीट हो गई। उस पॉइंट को बोल दिया जाता है एंड पॉइंट। एंड पॉइंट की डेफिनेशन लिखी हमने, द पॉइंट एट विच कलर चेंजेस टेक प्लेस ड्यू टू लार्ज चेंज इन पीएच। अच्छा, कलर में चेंज क्यों आता है, कलर में जो चेंज आता है ना वो पीएच चेंज की वजह से आता है। सॉरी, वो जो एंड पॉइंट है ना, उस एंड पॉइंट पे क्या होता है, उस एंड पॉइंट पर पीएच के अंदर एकदम लार्ज चेंज आता है, और पीएच में लार्ज चेंज होने की वजह से वो जो सब्सटेंस है वो अपना कलर चेंज कर देता है, इसलिए उसको बोल दिया जाता है इंडिकेटर। इंडिकेटर का मतलब उसने इंडिकेट कर दिया कि आपकी टाइट्रेशन कंप्लीट हो गई, दैट इज अ इंडिकेटर। एंड पॉइंट की डेफिनेशन है, द पॉइंट एट विच कलर चेंजेस टेक प्लेस, the point at which color changes take place due to large change in pH is known as end point of acid base titration। मतलब end point का मतलब उस टाइट्रेशन का वो पॉइंट जिस पर हमारा जो सब्सटेंस है उसके अंदर pH में लार्ज चेंज होगा, और pH में लार्ज चेंज होने की वजह से वो सब्सटेंस अपना कलर चेंज करेगा, और कलर चेंज करके हमें इंडिकेट करेगा कि आपकी टाइट्रेशन कंप्लीट हो गई। उस पॉइंट को बोल दिया जाता है एंड पॉइंट, ये हमने लिखा एंड पॉइंट। ठीक है, नेक्स्ट अब आपको बता देते हैं टाइप्स ऑफ इंडिकेटर। इंडिकेटर कितने टाइप्स के होते हैं, तो टाइप्स ऑफ इंडिकेटर के बारे में हमने बात करी, तो आपको बता देते हैं फर्स्ट होता है एसिडिक इंडिकेटर और सेकंड होता है बेसिक इंडिकेटर। इंडिकेटर दो टाइप के होते हैं, एक आपके पास एसिडिक इंडिकेटर, एक आपके पास है बेसिक इंडिकेटर। एसिडिक इंडिकेटर इसको लिखा मैंने HIN, IN फॉर इंडिकेटर, H फॉर H+ आयन देगा, मतलब एसिडिक इंडिकेटर को हम जनरल लिखेंगे HIN से। और जो बेसिक इंडिकेटर है इसको हमने क्या लिखा, INOH। IN का मतलब इंडिकेटर, OH का मतलब जो OH आयन देगा, जो OH आयन देगा वो बेसिक इंडिकेटर कहेगा, और जो H+ आयन देगा वो हमको एसिडिक इंडिकेटर। ठीक है, एसिडिक इंडिकेटर का एक एग्जांपल लिया मैंने, फिनोप्थलीन HPH इसको लिख दिया जाता है। फिनोप्थलीन HPH ये अगर आयनाइज होता है तो हमको H+ आयन और pH नेगेटिव आयन देता है। ठीक है, आप देख सकते हैं H+ आयन दे रहा है, इसका मतलब ये क्या है, ये एक एसिडिक इंडिकेटर है, फिनोप्थलीन HPH। ठीक है, ये जो HPH है, देखो ये जो HPH है ना, ये इसकी अनायनाइज्ड फॉर्म है और इसकी आयनाइज्ड फॉर्म है। ये जो HPH लिखा इसको क्या बोला हमने, ये इसकी अनायनाइज्ड फॉर्म है और इसकी आयनाइज्ड फॉर्म में तो होती है। ठीक है, ये जो HPH है, या ऐसे बोल सकते हैं इसकी जो अनआयनाइज्ड फॉर्म है ये कलरलेस होती है, और जो pH नेगेटिव आयन है ये इसका पिंक कलर होता है। ठीक है, बेसिक इंडिकेटर हमने ले लिया, बेसिक इंडिकेटर का एक एग्जांपल लिया हमने, अब मिथाइल ऑरेंज इसको हमने लिखा MEOH, मिथाइल ऑरेंज। ठीक है, इसका आयनाइजेशन होगा तो Me+ आयन प्लस OH आयन नेगेटिव आयन देगा। जो मिथाइल ऑरेंज है इसका येलो कलर होता है, और जो Me+ है इसका रेड कलर होता है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं ये जो इंडिकेटर है इसकी इंडिकेटर की अनआयनाइज और आयनाइज फॉर्म का कलर डिफरेंट होता है। तो आपको ये बता दिया इंडिकेटर दो टाइप के होते हैं, एक होगा एसिडिक इंडिकेटर और एक होता है बेसिक इंडिकेटर। एसिडिक इंडिकेटर का एक एग्जांपल हमने आपको फिनोप्थलीन बता दिया, और बेसिक इंडिकेटर का एक एग्जांपल हमने आपको मिथाइल ऑरेंज बता दिया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एक हमने एसिडिक इंडिकेटर ले लिया और एक बेसिक इंडिकेटर ले लिया। नेक्स्ट हम डिस्कस करें थ्योरीज ऑफ इंडिकेटर। इंडिकेटर की थ्योरीज बताते हैं। ठीक है,
थ्योरीज ऑफ इंडिकेटर, इंडिकेटर की थ्योरी की बात करें तो इंडिकेटर की हमारे पास में एक तो इंडिकेटर के लिए हमारे पास एक तो है ओस्टवाल्ड थ्योरी, और इसके लिए एक और हमारे पास में जिसको बोल दिया जाता है बेंजीनोइड क्यूनोनोइड थ्योरी। वन बाय वन करके बात करते हैं। थ्योरीज ऑफ इंडिकेटर में फर्स्ट थ्योरी हमने डिस्कस करी है, दैट इज द ओस्टवाल्ड थ्योरी। ठीक है, अब हम ओस्टवाल्ड थ्योरी के बारे में बात करें तो लिखा हमने अकॉर्डिंग टू ओस्टवाल्ड, ओस्टवाल्ड क्या बोलता है? अकॉर्डिंग टू ओस्टवाल्ड एसिड बेस इंडिकेटर इज आइदर वीक ऑर्गेनिक एसिड और वीक ऑर्गेनिक बेस। इसने क्या बोला, ये जो इंडिकेटर है ना, इंडिकेटर क्या है? इंडिकेटर या तो वीक ऑर्गेनिक एसिड होगा या फिर इंडिकेटर हमारा वीक ऑर्गेनिक बेस होगा अकॉर्डिंग टू ओस्टवाल्ड थ्योरी। ओस्टवाल्ड थ्योरी क्या बोलती है? इंडिकेटर क्या है? इंडिकेटर आर दी आइदर वीक ऑर्गेनिक एसिड और वीक ऑर्गेनिक बेस। ये किसके अकॉर्डिंग है? ओस्टवाल्ड के अकॉर्डिंग। पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट बोलता है कलर ऑफ अनआयनाइज्ड एंड आयनाइज्ड फॉर्म ऑफ इंडिकेटर आर डिफरेंट। मैंने आपको बताया भी था, ये जो इंडिकेटर होते हैं, इंडिकेटर के आयनाइज्ड फॉर्म के कलर डिफरेंट होते हैं और अनआयनाइज्ड फॉर्म के कलर डिफरेंट होंगे। आयनाइज्ड और अनआयनाइज्ड के कलर डिफरेंट होते हैं। जैसे हमने लिया था ना फिनोप्थलीन, आपने देखा उसके अनआयनाइज्ड कलर लेस था और जो आयनाइज्ड फॉर्म है उसका कलर कौन सा था? उसका कलर था पिंक कलर। तो हमने बोला कि जो इंडिकेटर होते हैं, इंडिकेटर की आयनाइज्ड फॉर्म और उसकी जो अनआयनाइज्ड फॉर्म है, इनके कलर डिफरेंट होते हैं। कलर ऑफ आयनाइज्ड एंड अनआयनाइज्ड फॉर्म ऑफ इंडिकेटर आर डिफरेंट। वही फिनोप्थलीन हमने ले लिया। फिनोप्थलीन HPH, H+ और pH नेगेटिव। इसने क्या बोला? इंडिकेटर क्या है? या तो वीक ऑर्गेनिक एसिड होगा या वीक ऑर्गेनिक बेस होगा। तो फिनोप्थलीन हमारे पास एक वीक ऑर्गेनिक एसिड होता है, वीक ऑर्गेनिक एसिड है। और आप देख सकते हैं इसके जो अनआयनाइज्ड फॉर्म है ये कलरलेस है और इसकी जो आयनाइज्ड फॉर्म है इसका पिंक कलर होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखिए। दूसरा एग्जांपल हमने मिथाइल ऑरेंज लेके आपको बता दिया। तो मिथाइल ऑरेंज ये आप देख सकते हैं। अब मिथाइल ऑरेंज क्या होगा? तो मिथाइल ऑरेंज हमारे लिए वीक ऑर्गेनिक बेस बन गया। ठीक है, ये इसकी अनआयनाइज्ड फॉर्म है और इसकी आयनाइज्ड फॉर्म है। इसकी जो अनआयनाइज्ड फॉर्म है इसमें येलो कलर है और इसकी जो आयनाइज्ड फॉर्म है इसके अंदर इसका रेड कलर होता है। चलिए जी, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आपको बता रहे कि जो इंडिकेटर है ना, इंडिकेटर जैसे मान लो एसिडिक इंडिकेटर है तो एसिडिक इंडिकेटर बेसिक मीडियम में वर्क करता है, और अगर कोई बेसिक इंडिकेटर है तो वो एसिडिक मीडियम में वर्क करता है, मतलब इंडिकेटर अपोजिट मीडियम में वर्क करते हैं। तो हमने नेक्स्ट पॉइंट लिखा, एवरी इंडिकेटर वर्क्स इन अपोजिट मीडियम। एग्जांपल, इट मींस एसिडिक इंडिकेटर वर्क इन बेसिक मीडियम एंड वाइस वर्सा। मतलब इंडिकेटर अपोजिट मीडियम में वर्क करेंगे। इसका मतलब अगर एसिडिक इंडिकेटर है तो वो बेसिक मीडियम में वर्क करेगा और बेसिक इंडिकेटर है तो वो एसिडिक मीडियम में वर्क करता है। एग्जांपल लेके बताते हैं। हमने एक एग्जांपल ले लिया, फर्स्ट फिनोप्थलीन HPH ले लिया है। देखिए फिनोप्थलीन HPH है तो ये H+ आयन देगा और एक हमको pH नेगेटिव आयन देगा। अब हमने एसिडिक मीडियम लिया, एसिडिक मीडियम सपोज हमने HCl लिया तो H+ आयन होगा, Cl नेगेटिव आयन होगा। ये तो वीक ऑर्गेनिक एसिड है और HCl हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड है तो H+ आयन की कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी। इसका मतलब यहाँ पर कॉमन आयन इफेक्ट होगा। कॉमन आयन इफेक्ट होने की वजह से ये जो HPH है इसका आयनाइजेशन क्या होगा? डिक्रीज होगा, मतलब इक्विलिब्रिया किधर शिफ्ट होगा? बैक साइड में। इससे ये पता लगा कि HPH की कंसंट्रेशन pH- की कंसंट्रेशन से ज्यादा होगी। तो HPH का कंसंट्रेशन pH नेगेटिव से कंसंट्रेशन ज्यादा होगी, जिसकी कंसंट्रेशन ज्यादा होगी उसी का कलर होगा। तो HPH और HPH तो कलरलेस है, इसका मतलब ये एसिडिक मीडियम में कोई कलर ही नहीं बताएगा। जब कलर ही नहीं बताएगा तो इंडिकेटर की तरह कैसे काम करेगा? इसका मतलब फिनोप्थलीन एसिडिक मीडियम में वर्क नहीं करता है। चलो जो बेसिक मीडियम में लेके समझाते हैं आपको इसको। हमने बेसिक मीडियम लिया, वो फिनोप्थलीन HPH ये ले लिया है। बेसिक मीडियम NH Na+ आयन देगा, OH नेगेटिव आयन होगा। ठीक है, अब यहाँ पर ऑड आयन इफेक्ट होगा। H+ और OH नेगेटिव आयन, H+ और OH नेगेटिव आयन रिएक्ट करके और ये क्या बनाएगा? वाटर, और इक्विलिब्रिया किधर शिफ्ट होगा? फॉरवर्ड डायरेक्शन में। फॉरवर्ड शिफ्ट होने की वजह से क्या होगा? HPH का आयनाइजेशन इंक्रीज होगा। इसका मतलब ये जो फिनोक्साइड आयन है ये pH नेगेटिव आयन है, इसकी कंसंट्रेशन HPH से ज्यादा होगी। तो जिसकी कंसंट्रेशन ज्यादा उसके अकॉर्डिंग कलर, और इसका कलर होता है पिंक कलर। आंसर क्या देंगे? ये हमको पिंक कलर बता देगा। ठीक है, तो आप देख पा रहे हैं जो हमारा फिनोप्थलीन इंडिकेटर है वो बेसिक मीडियम में वर्क करता है। चलो दूसरा एग्जांपल ले लिया मैंने। अब मिथाइल ऑरेंज MUH, मिथाइल ऑरेंज ले लिया है। मिथाइल ऑरेंज है, पहले अपन एसिडिक मीडियम की बात करें, H+ आयन Cl नेगेटिव आयन। आप देख सकते हैं ऑड आयन इफेक्ट होगा। H+ OH नेगेटिव रिएक्ट करके वाटर का फॉर्मेशन करेंगे, इक्विलिब्रिया फॉरवर्ड शिफ्ट होगा। फॉरवर्ड शिफ्ट होने का मतलब Me+ की कंसंट्रेशन MUH से ज्यादा होगी। इसका मतलब ये हमको रेड कलर बता देता है। अगर हम इसी की बात करें, इसी को हम ले लेते हैं बेसिक मीडियम में। तो बेसिक मीडियम में MUH, Me+, OH नेगेटिव। बेसिक मीडियम आपने NH लिया, Na+ मिलेगा, OH नेगेटिव आयन मिलेगा, कॉमन आयन इफेक्ट होगा, आयनाइजेशन डिक्रीज होगा। इसका मतलब इसका आयनाइजेशन डिक्रीज होने की वजह से MUH का कंसंट्रेशन Me+ से ज्यादा होगा। तो ये
जो येलो कलर था, येलो का येलो ही रहेगा, इसका मतलब कलर चेंज नहीं हुआ, कलर चेंज नहीं हुआ तो इंडिकेटर की तरह काम भी नहीं करेगा। तो सिंपल सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, एसिडिक इंडिकेटर बेसिक मीडियम में वर्क करता है और बेसिक इंडिकेटर एसिडिक मीडियम में वर्क करता है, मतलब इंडिकेटर अपोजिट मीडियम में वर्क करते हैं। क्लियर क्लियर है? चलिए जी, अब हमने आपको एसिडिक इंडिकेटर बता दिया, बेसिक इंडिकेटर बता दिया। अब हम सबसे पहले आपको बताने जा रहे हैं पीएच ऑफ एसिडिक इंडिकेटर। ये जो आपका एसिडिक इंडिकेटर है, इस एसिडिक इंडिकेटर, ये जो एसिडिक इंडिकेटर है, इसका पीएच कैसे निकालोगे? तो हमने देखा पीएच ऑफ एसिडिक इंडिकेटर। चलिए एसिडिक इंडिकेटर जनरल बात करें, एसिडिक इंडिकेटर हमने ले लिया HIN एसिडिक इंडिकेटर, H+N देगा, I-N देगा। अब ये तो वीक है तो आयनाइजेशन कांस्टेंट लिखेंगे, तो इसका KIN इक्वल टू क्या लिखा? प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट लिखा हमने। जो KIN है इसको हमने बोल दिया दिस इज द आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ इंडिकेटर। K का मतलब आयनाइजेशन कांस्टेंट, IN फॉर इंडिकेटर, इसको बोल दिया आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ इंडिकेटर। हमको पीएच चाहिए, पीएच के लिए हमको जरूरत पड़ेगी H+N की, तो H+N इक्वल टू क्या लिखा जाएगा? KIN इंटू HIN अपॉन IN-। इसका लॉगरिथम ले लेते हैं, इसका लॉग लिया तो log H+ इक्वल टू log KIN प्लस log HIN अपॉन I-, ये लिख दिया, IN- लिख दिया हमने। इसके बाद इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दे, इसको माइनस से मल्टीप्लाई किया, ये लीजिए माइनस से मल्टीप्लाई किया तो माइनस log H+ इक्वल टू माइनस log KIN प्लस log IN- अपॉन HIN बन जाएगा। ठीक है, माइनस log H+ को क्या लिखा? पीएच इक्वल टू PKIN प्लस log IN- अपॉन HIN लिख दिया। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या बना? ये फॉर्मूला आप याद कर सकते हैं, पीएच इक्वल टू PKIN प्लस log IN- अपॉन HIN। IN- आप ये भी बोल सकते हैं, ऊपर लिखना है आयोनाइज्ड फॉर्म और नीचे लिखना अनआयोनाइज्ड। ऊपर लिखा हमने आयोनाइज्ड और नीचे लिखा हमने अनआयोनाइज्ड। अनआयोनाइज्ड। ठीक है, ऊपर कौन सा फॉर्म है? आयनाइज्ड फॉर्म है और नीचे हमने लिख दिया आयनाइज्ड फॉर्म। तो ये पीएच का फॉर्मूला याद कर लीजिए, पीएच इक्वल टू एसिडिक इंडिकेटर की बात हो रही है, पीएच इक्वल टू PKIN प्लस log आयनाइज्ड अपॉन अनआयनाइज्ड। ठीक है, नेक्स्ट ये हमने एसिडिक इंडिकेटर का पीएच बता दिया। इसी टाइप से हम बात करेंगे बेसिक इंडिकेटर का पीओएच। नेक्स्ट लिखा हमने पीओएच ऑफ बेसिक इंडिकेटर। जनरल लिखा हमने INOH से IN प्लस, OH नेगेटिव बनेगा, आयनाइजेशन कांस्टेंट लिखा KIN इक्वल टू प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, IN प्लस OH नेगेटिव अपॉन INOH लिख दिया हमने। हमको पीओएच चाहिए तो उसके लिए OH का कंसेंट्रेशन लिख दिया हमने, OHN इक्वल टू KIN इंटू INOH अपॉन IN प्लस लिख दिया जाएगा। फिर हमने क्या किया? इसका लॉग लिया और माइनस से मल्टीप्लाई किया तो फॉर्मूला मैंने डायरेक्ट लिख दिया। इसका फॉर्मूला बन गया पीओएच इक्वल टू PKIN प्लस log IN प्लस अपॉन INOH। ऐसे हो सकता है पीओएच इक्वल टू PKIN प्लस log आयनाइज्ड फॉर्म अपॉन अनआयनाइज्ड फॉर्म। तो एसिडिक इंडिकेटर और बेसिक इंडिकेटर का पीएच का फॉर्मूला एक जैसा है। एसिडिक इंडिकेटर में क्या था? पीएच इक्वल टू PKIN प्लस log आयनाइज्ड अपॉन अनआयनाइज्ड फॉर्म, और बेसिक इंडिकेटर के अंदर पीओएच इक्वल टू PKIN प्लस log आयनाइज्ड अपॉन अनआयनाइज्ड फॉर्म होता है। चलिए जी, ये लिख दिया हमने आयनाइज्ड अपॉन अनआयनाइज्ड फॉर्म, ये हमने बेसिक इंडिकेटर के पीएच का फॉर्मूला लिख दिया। ठीक है, अब नेक्स्ट हम आपको बता रहे हैं पीएच रेंज ऑफ एसिडिक इंडिकेटर। जैसे वो बताया था ना बफर के लिए पीएच रेंज। रेंज का मतलब ये होता है ना कि आप ये बताना है आपको कि इसका मैक्सिमम से मैक्सिमम पीएच कितना हो सकता है, मिनिमम पीएच कितना हो सकता है, आपको मैक्सिमम और मिनिमम बताना है। तो हमने एसिडिक इंडिकेटर के लिए पीएच रेंज बना दिया। तो पीएच रेंज के लिए क्या बोलता है? ये रेंज के लिए बोलता है कि जो एक इंडिकेटर है उस इंडिकेटर के काम करने के लिए जरूरी है उसकी आयनाइज्ड फॉर्म और उसकी जो अनआयनाइज्ड फॉर्म है, ऐसे बोल सकते हैं उसकी अनआयनाइज्ड फॉर्म और जो आयनाइज्ड फॉर्म है उसके बीच की उनकी जो कंसेंट्रेशन है उसका रेशियो 1:10 से 10:1 तक हो सकता है। अनआयनाइज्ड और आयनाइज्ड फॉर्म की जो रेशियो है वो या तो आप 1:10 कर सकते हैं या आप इसको 10:1 कर सकते हैं। तो आप इस फॉर्मूले के अंदर वो जो पीएच का फॉर्मूला था उसके अंदर आयनाइज्ड अपॉन अनआयनाइज्ड की जगह 10:1 और 1:10 रखोगे तो उसका फॉर्मूला बनता है पीएच इक्वल टू PKIN प्लस -1। ठीक है, ये हमने एक तरह से पीएच रेंज किसके लिए आ गई? एसिडिक इंडिकेटर के लिए। तो एसिडिक इंडिकेटर का पीएच रेंज बन गया पीएच इक्वल टू PKIN प्लस -1। आपको पता है बफर में भी ऐसा बताया था, बफर में भी याद है एसिडिक बफर के लिए बताया था पीएच इक्वल टू PKA प्लस -1, उसके जैसा फॉर्मूला बनता है इंडिकेटर के लिए भी। ठीक है,
ये हमने पीएच रेंज बताया एसिडिक इंडिकेटर के लिए। इसी टाइप से हम बेसिक इंडिकेटर के लिए पीओएच रेंज की बात करते हैं। तो नेक्स्ट लिया हमने पीओएच रेंज ऑफ बेसिक इंडिकेटर। सेम वही तरीका है, क्या करना है, उसकी जो आयनाइज्ड फॉर्म है और जो उसकी जो आयनाइज्ड और अनआयनाइज्ड फॉर्म का कंसेंट्रेशन का जो रेशियो वो क्या लेना है, एक बार आपको उसको 10 ले लीजिए, एक बार उसको 1/10 ले लीजिए, वैल्यू पुट करके रखें, रेंज बनेगी पीओएच इक्वल टू pKin प्लस -1, ये लीजिए, इसकी ये रेंज बन जाती है। ठीक है, अब हम आपसे बात कर रहे हैं न्यूट्रल कंडीशन ऑफ इंडिकेटर की। न्यूट्रल कंडीशन का मतलब नो वर्किंग ऑफ इंडिकेटर। ठीक है, अब न्यूट्रल कंडीशन का मतलब क्या होता है? न्यूट्रल कंडीशन का मतलब उसकी जो आयनाइज्ड फॉर्म है और जो अनआयनाइज्ड फॉर्म है उसका कंसेंट्रेशन इक्वल हो जाए, उसको बोलते हैं न्यूट्रल कंडीशन। ये लिखा ना, एसिडिक इंडिकेटर के लिए आयनाइज्ड और अनआयनाइज्ड की कंसेंट्रेशन का रेशियो 1:1 कर दो, और बेसिक इंडिकेटर है उसमें भी आयनाइज्ड और अनआयनाइज्ड फॉर्म की कंसेंट्रेशन का रेशियो 1:1 कर दीजिए। तो ऑब्वियस सी बात है, फॉर्मूला बनेगा pH इक्वल टू pKin और वह बनेगा pOH इक्वल टू pKin। ये हमने आपको उसकी न्यूट्रल कंडीशन भी बता दी है। ठीक है, नेक्स्ट मैंने आपसे बोला था कि जो इंडिकेटर है, इंडिकेटर की दो थ्योरीज है। एक तो है हमारे पास में ओस्टवर्ल्ड थ्योरी और दूसरी हमारे पास है बेंजीनोइड एंड क्यूनोइड थ्योरी। सेकंड थ्योरी हम आपको वो बता रहे हैं, बेंजीनोइड एंड क्यूनोइड थ्योरी। ठीक है, इस थ्योरी के अकॉर्डिंग समझते हैं इंडिकेटर क्या होता है। ये थ्योरी क्या बोलती है? ये थ्योरी बोलती है अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी ऑल इंडिकेटर आर एरोमेटिक कंपाउंड। इस थ्योरी का ये बोलना है कि इंडिकेटर क्या है? इंडिकेटर एक एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी। फर्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट क्या बोलता है कि जो इंडिकेटर है ना, इंडिकेटर की जो अनआयनाइज्ड फॉर्म है इसको बोलता है ये बी फॉर्म का मतलब बेंजोनेट फॉर्म, और इंडिकेटर की जो आयनाइज्ड फॉर्म है उसको बोलता है क्यू फॉर्म, दैट इज अ क्यूनोनोइड फॉर्म। इसका मतलब इस थ्योरी के अकॉर्डिंग इंडिकेटर की दो फॉर्म होती है, एक तो होती है बेंजोनेट फॉर्म और दूसरी होती है क्यूनोनोइड फॉर्म। बेंजोनेट फॉर्म बोलते हैं अनआयनाइज्ड को और क्यूनोनोइड फॉर्म बोला जाता है आयनाइज्ड को। लिखा हमने, unionized form of indicator is called benzonaide and ionized form of indicator is known as quinonoid form। मतलब इस थ्योरी के अकॉर्डिंग इंडिकेटर की दो फॉर्म होती है, एक बेंजोनाइड फॉर्म होगी, एक क्यूनोनाइड फॉर्म होगी। अनआयनाइज्ड को बोलते हैं बेंजोनाइड फॉर्म और जो आयनाइज्ड है उसको बोल दिया जाता है क्यूनोनाइड फॉर्म। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या बोलता है कि जो बेंजोनेट फॉर्म होती है ना, इसकी जो बेंजोनेट फॉर्म है जिसको बोला बी फॉर्म, इसकी जो बेंजोनेट फॉर्म है या जो बी फॉर्म है उसके अंदर बेंजीन रिंग प्रेजेंट होती है, और इसकी जो क्यूनोनेट फॉर्म है या जो क्यू फॉर्म है उसके अंदर बेंजीन के साथ साथ क्यूनोन रिंग भी प्रेजेंट होती है। तो नेक्स्ट लिखा मैंने, इन बी फॉर्म बेंजीन रिंग आर प्रेजेंट while in Q form benzene as well as quinone rings are present। मतलब इसकी जो बी फॉर्म होती है ना उसके अंदर केवल और केवल बेंजीन रिंग प्रेजेंट होती है, और इसकी जो क्यू फॉर्म है इसके अंदर बेंजीन रिंग भी प्रेजेंट होती है और बेंजीन के साथ में क्यूनोन रिंग, बेंजीन एंड क्यूनोन दोनों ही रिंग प्रेजेंट होती है। ठीक है, नेक्स्ट अब हमने बोला बेंजीन रिंग, बी फॉर्म में बेंजीन रिंग होगा और क्यू फॉर्म के अंदर बेंजीन भी होगा और क्यूनोन रिंग भी होगा। ये जो है ये होती है बेंजीन रिंग और ये होती है क्यूनोन रिंग। हमने दोनों रिंग बता दी, इसको बोलते हैं बेंजीन रिंग और इसको बोल दिया जाता है क्यूनोन रिंग। राइट, नेक्स्ट पॉइंट क्या बोलता है कि टाइट्रेशन के अंदर जैसे एंड पॉइंट आता है ना, तो एंड पॉइंट जैसे आएगा उस एंड पॉइंट पर होगा क्या, इसकी जो बी फॉर्म है वो क्यू फॉर्म में चेंज हो जाती है। तो लिखा हमने, at the end point of titration, at the end point B form changes into Q form, therefore color changes take place। ये क्या बोलता है कि एंड पॉइंट पर होगा क्या, जो बी फॉर्म है, बी फॉर्म किस में चेंज होगा, क्यू फॉर्म में चेंज होगा, तो बी फॉर्म के क्यू फॉर्म में चेंज होने की वजह से वहां पर कलर चेंजेस होंगे। तो लिखा एट द एंड पॉइंट बी फॉर्म चेंजेस इनटू क्यू फॉर्म, देयरफॉर कलर चेंजेस टेक प्लेस। ठीक है, एग्जांपल लिया, फर्स्ट एग्जांपल वही हम फिनोप्थलीन ले लेते हैं, HPH, इससे H+ और pH नेगेटिव आयन मिलेगा, ये कलरलेस होगा और ये पिंक कलर होगा, ये अनआयनाइज्ड है तो हमने बोल दिया इसकी बी फॉर्म है, और ये आयनाइज्ड है हमने इसको बोल दिया इसकी क्यू फॉर्म है। ये हो गया इसका बी फॉर्म और ये उसका हो गया क्यू फॉर्म। अब हम आपको ये जो फिनोप्थलीन है इसके स्ट्रक्चर के बारे में बताते हैं। इसका स्ट्रक्चर ले रहा हूं मैं, फिनोप्थलीन का स्ट्रक्चर ऑफ HPS, ये देख लीजिए, इसका स्ट्रक्चर हमने बना रखा है, ये फिनोप्थलीन का स्ट्रक्चर है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं, ये फिनोप्थलीन का स्ट्रक्चर है, ये इसके अंदर अभी देख पा रहे हैं, इसके अंदर 3 बेंजीन रिंग नजर आ रही है आपको। ठीक है,
रिवर्सिबल का साइन लगा दिया, ऊपर लिखा मैंने OH नेगेटिव, से लिखा मैंने H पॉजिटिव। OH नेगेटिव का मतलब बेसिक मीडियम, इसका मतलब अगर बेसिक मीडियम है तो अपन फॉरवर्ड में चले जाएंगे, और एसिडिक मीडियम है तो बैकवर्ड। बोल भी रखा ना आपसे कि जो इंडिकेटर है वो अपोजिट मीडियम में वर्क करते हैं। ये इसका स्ट्रक्चर होता है, ये हमने स्ट्रक्चर बना दिया। देखो अब इस स्ट्रक्चर में क्या होगा, इस स्ट्रक्चर को देखना, इसमें 3 बेंजीन रिंग नजर आ रही है। ये जो बॉन्ड है ना, ये जो कार्बन ऑक्सीजन का जो बॉन्ड है, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो ये बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन की अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, तो ये बॉन्ड हमारा यहाँ से ब्रेक हो जाएगा। ये हमने लिखा भी रखा है, ये बॉन्ड देखो यहाँ से ब्रेक होगा, ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होगा। जैसे बॉन्ड ब्रेक होगा, ये क्या करेगा, इस बॉन्डेड ये जो इस बॉन्ड की इलेक्ट्रॉन है वो उसकी शिफ्टिंग इधर होगी, ठीक है। तो इस बॉन्ड की इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग इधर होगी, इस इलेक्ट्रॉन की इधर शिफ्टिंग होगी, और ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होगा। इस वजह से इसका जो स्ट्रक्चर है वो कैसा बनेगा, आप देख सकते हैं। ये देखो, ये इधर से इधर शिफ्ट होगा तो डबल बॉन्ड बन गया, ये बॉन्ड आपका इधर शिफ्ट हो गया, डबल बॉन्ड आ गया, और ये इधर शिफ्ट हुआ, ये डबल बॉन्ड आ गया, और ये सी और ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हो गया, इस पे ये नेगेटिव चार्ज आ गया। तुमने बोला इसकी बी फॉर्म है और ये इसकी क्यू फॉर्म है। आप देख सकते हैं इसकी जो बी फॉर्म है इसमें क्या है, ये भी बेंजीन रिंग है, ये भी बेंजीन, ये भी बेंजीन रिंग है, तीनों बेंजीन रिंग है। और इसकी जो क्यू फॉर्म है इसके अंदर ये दो तो बेंजीन रिंग है और एक क्यूनोन रिंग है। तो बोल दिया जाता है जो फिनोप्थलीन का स्ट्रक्चर है, इसकी जो बी फॉर्म होती है इसके अंदर 3 बेंजीन रिंग प्रेजेंट होती है, और इसकी जो क्यू फॉर्म है इसके अंदर दो तो बेंजीन रिंग है और एक इसका क्यूनोन रिंग प्रेजेंट होती है। 2 बेंजीन रिंग और एक क्यूनोन रिंग प्रेजेंट होती है इसकी क्यू फॉर्म के अंदर, ठीक है। लिखा भी हमने इन बी फॉर्म ऑफ फिनोप्थलीन 3 बेंजीन रिंग्स एंड क्यू फॉर्म ऑफ फिनोप्थलीन 2 बेंजीन प्लस 1 क्यूनोन रिंग। तो ये जो स्ट्रक्चर मैंने आपको बताया ना, आपसे स्ट्रक्चर वगैरह कोई पूछेगा नहीं, ये तो आपके जनरल नॉलेज के लिए बता दिया। अगर आपसे पूछा जाएगा तो बस इतना सा कि जो फिनोप्थलीन है इसकी बी फॉर्म के अंदर कौन कौन सी रिंग होती है, तो बता देना। इसकी बी फॉर्म के अंदर 3 बेंजीन रिंग प्रेजेंट है, और इसका जो क्यू फॉर्म है इसके अंदर 2 बेंजीन और एक क्यूनोन रिंग प्रेजेंट होता है। स्ट्रक्चर आपसे कोई नहीं पूछता है, ये नंबरिंग की काउंटिंग करवाने के लिए मैंने आपको स्ट्रक्चर बता दिया। सेकेंड हमने ले लिया अब मिथाइल ऑरेंज। अब मिथाइल ऑरेंज का स्ट्रक्चर, ये मिथाइल ऑरेंज का मैंने स्ट्रक्चर बना दिया। आप देख सकते हैं ये मिथाइल ऑरेंज की ये बी फॉर्म है और ये इसका क्यू फॉर्म है। अब मिथाइल ऑरेंज का जो बी फॉर्म है, ये बी फॉर्म हमने बना दिया है। आप देख सकते हैं इसके अंदर 2 बेंजीन रिंग है, और इसकी जो क्यू फॉर्म है इसके अंदर 1 बेंजीन का रिंग है और उसके साथ एक क्यूनोन का रिंग है। तो हमें समझ सकते हैं इसका जो बी फॉर्म है इसके अंदर 2 बेंजीन रिंग है, और इसका जो क्यू फॉर्म है इसके अंदर 1 बेंजीन और एक क्यूनोन रिंग पाई जाती है, ठीक है। मैंने आपसे बोला स्ट्रक्चर आपसे कोई नहीं पूछेगा, बस आपको पता होना चाहिए कि बेंजीन और क्यूनोन रिंग वगैरह किस टाइप से देखी जाती है, ठीक है। तो आप देख पा रहे हैं मिथाइल ऑरेंज का जो बी फॉर्म है इसके अंदर 2 बेंजीन रिंग प्रेजेंट है, और इसका जो क्यू फॉर्म है इसके अंदर एक तो बेंजीन रिंग है और एक इसके अंदर क्यूनोन रिंग प्रेजेंट है। ये हमने यहाँ मेंशन भी कर दिया है। इन बी फॉर्म ऑफ मिथाइल ऑरेंज 2 बेंजीन रिंग एंड क्यू फॉर्म 1 बेंजीन एंड 1 क्यूनोन रिंग, ठीक है। ये हमने आपको इंडिकेटर की थ्योरी के बारे में बता दिया कि इंडिकेटर की थ्योरीज क्या कहती है। तो इंडिकेटर की थ्योरी एक तो हमारे पास है ओस्टवाल्डी की थ्योरी है, और दूसरी इंडिकेटर की थ्योरी हमारे पास है बेंजोनाइड एंड क्यूनोनाइड थ्योरी। दोनों थ्योरी को मैंने एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। अब हम आपको ये बताने जा रहे हैं भाई, आप टाइट्रेशन करोगे एसिड बेस की, एसिड बेस टाइट्रेशन करोगे ना, तो एसिड बेस टाइट्रेशन करोगे तो टाइट्रेशन करने का मतलब आप टाइट्रेशन के भी 4 केस बनेंगे। एसिड बेस ले रहे हो ना, या तो आप स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस ले लोगे, या स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस स्ट्रॉन्ग एसिड, मतलब एक तरह से, और एक वीक एसिड वीक बेस कुल मिला के कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे, 4 बनेंगे। तो कौन सी टाइट्रेशन के अंदर कौन सा इंडिकेटर काम में लेना है, मतलब इंडिकेटर की क्या आप उसको कैसे चूज करोगे, तो अपन उसी के बारे में थोड़ा सा और डिस्कस करते हैं कि कौन सी टाइट्रेशन के अंदर किस टाइप का इंडिकेटर काम में लिया जाता है। तो हमने लिखा चॉइस ऑफ एन इंडिकेटर, मतलब इंडिकेटर को आप चूज कैसे करेंगे कि इस टाइट्रेशन में कौन सा इंडिकेटर काम में लेना है। इसके लिए हम आपको बताएंगे टाइट्रेशन कर्व। टाइट्रेशन कर्व कैसे बनाया जाता है। टाइट्रेशन कर्व के लिए क्या हमने क्या किया, टाइट्रेशन कर्व के अंदर हमने कंटेनर ले रखा, उसके अंदर एक कंटेनर लिया, उसके अंदर हमने ले लिया एसिड, हमने एसिड लिया, और उस एसिड को लेके और उसके एसिड के अंदर हम क्या कर रहे हैं, अब बेस मिला रहे हैं। तो एसिड में बेस मिलाएंगे तो पीएच में चेंज होगा। तो हम यहाँ कर क्या रहे, वाई स्केल के ऊपर वाई स्केल पे हमने ले लिया पीएच, और एक्स स्केल पे हमने उस एसिड के अंदर जो बेस मिला रहे हैं ना उसका वॉल्यूम लेके, और वॉल्यूम ऑफ बेस और पीएच के बीच में हमने ग्राफ बना दिया, ठीक है। अब हमने उसमें एसिड ले रखा, अब एसिड है, इसका मतलब देखो अब इसका जो पीएच का कर्व है उस टाइप से बना। ये ए पॉइंट यहाँ से 0 से स्टार्ट किया, ये लीजिए आप देख पा रहे हैं, ये ए पॉइंट, ए से हम कहाँ चले गए बी, और बी से सी, और इस टाइप से कर्व बनता है, ये ऐसा टाइप का कर्व बनेगा। आप देख रहे हैं जब हम ए से कहा गए बी तक चले गए, बी से सी पे हो क्या रहा है, बी से सी पर जो ग्राफ है ना वो हमारे एकदम स्ट्रेट वर्टिकल
एक ग्राफ एकदम स्ट्रेट वर्टिकल बन गया, इसका मतलब बी से सी वाला जो पोर्शन है ना वो हमको बता रहा है कि बी से सी के अंदर पीएच के अंदर एकदम से लार्ज चेंज आ गया। तो जो लार्ज चेंज होता है ये तो एंड पॉइंट होता है ना, तो जो बी से सी है ना इसको बोलते हैं हम एंड पॉइंट। बी से सी को क्या बोला हमने, एंड पॉइंट। तो देखो ये लिखा ना, ये जो बी से सी वाला जो पार्ट है ये पार्ट इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, इसी को देख के हम सेलेक्ट करेंगे कि इस टाइट्रेशन के अंदर कौन सी टाइट्रेशन में कौन सा इंडिकेटर काम में लेना है। तो देखो हमने क्या लिखा, बीसी स्ट्रेट वर्टिकल पोर्शन, ये जो बीसी आपका स्ट्रेट वर्टिकल पोर्शन ये क्या बताता है, दिस इज द लार्ज चेंज इन पीएच, ये पीएच के अंदर लार्ज चेंज बताता है नंबर 1। ठीक है, ऐसे बोल सकते हैं ये हमको कलर चेंज इंटरवल बताता है, क्योंकि पीएच में लार्ज चेंज होगा तो भी तो कलर चेंज होगा ना, तो लार्ज चेंज इन पीएच ऐसे बोल सकते हैं, इसी को बोलते हैं कलर चेंज इंटरवल, या ऐसे को बोल सकते हैं ये इसकी एक्सपेरिमेंटल रेंज बता दी। मतलब ये जो बीसी पॉइंट, बीसी जो पार्ट है ना, ये जो बीसी पार्ट है आप इसको क्या क्या बोल सकते हैं, ऐसे बोल सकते हैं ये इसकी ये इंडिकेटर, ये एक तरह से देखा जाए तो ये इसकी एक्सपेरिमेंटल रेंज है, या ऐसे बोल सकते हैं इस रेंज के अंदर पीएच में लार्ज चेंज होता है, या आप ये भी बोल सकते हैं इसके अंदर कलर चेंज इंटरवल, ये मतलब ये कलर चेंज इंटरवल भी है या ये एक्सपेरिमेंटल रेंज भी है, ऐसे बोल सकते हैं। इस पर हमारा इंडिकेटर की पीएच के अंदर लार्ज चेंज होता है, और पीएच में लार्ज चेंज होगा इसी वजह से इंडिकेटर कलर चेंज करता है, और इसी पॉइंट को बोला जाता है एंड पॉइंट, ये इसका एंड पॉइंट होता है। ठीक है, अब हम आपको ये समझाते हैं कि जैसे आपने टाइट्रेशन करी ना, तो कौन सी टाइट्रेशन के अंदर कौन सा इंडिकेटर काम में लिया जाएगा। ये जो बीसी पॉइंट लिखा गया ना, ये जो बीसी रेंज है ये तो क्या इसकी एक्सपेरिमेंटल रेंज है। अब हर इंडिकेटर की एक वर्किंग रेंज होती है, हर एक इंडिकेटर की एक वर्किंग रेंज होती है, एक थ्योरेटिकली उसकी रेंज है। हर इंडिकेटर ये बताता है कि मैं इस पीएच रेंज के अंदर काम करूंगा, तो हम लोग करेंगे क्या, हम ये देखेंगे कि जो इंडिकेटर है ना इस इंडिकेटर की वर्किंग पीएच रेंज क्या है और इसकी एक्सपेरिमेंटल रेंज क्या है, और दोनों को कंपेयर करके हम पता लगाएंगे कि इस टाइट्रेशन के अंदर ये इंडिकेटर काम आ सकता है या नहीं आ सकता है। तो अब हम उसी को डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो मैं आपको ये समझा रहा था ना कि वो जो कर्व है उससे अपन ये पता लगाएंगे कि टाइट्रेशन वगैरह में कौन से टाइट्रेशन के लिए कौन सा इंडिकेटर काम में लिया जाता है। ठीक है, अभी हमने जो टाइट्रेशन कर्व बताया था ना आपको, तो मैंने आपसे बोला द पॉइंट करस्पॉन्डिंग टू दिस पोर्शन, वही बीसी पोर्शन जो वर्टिकल पोर्शन है, इसको बोल दिया द पॉइंट करस्पॉन्डिंग टू दिस पोर्शन इज नोन एज एंड पॉइंट। मतलब वो जो बीसी पार्ट है उसको हमने बोल दिया एंड पॉइंट, या उसको बोलते हैं पीएच इंटरवल बोल दिया जाता है। ठीक है, फिर हमने आपसे क्या बोला, वो जो बीसी पॉइंट है, जो बीसी पार्ट है वहां से तुमको क्या मिलेगी, एक्सपेरिमेंट रेंज मिलेगी। अब मैं आपको ये बता रहा हूँ कि जो इंडिकेटर है, कौन सा इंडिकेटर का वर्किंग पीएच रेंज क्या होता है, तो उस वर्किंग पीएच रेंज को और उसकी जो टाइट्रेशन जो पीएच रेंज आया उनको आपस में कंपेयर करके हम पता लगाएंगे कौन सी इंडिकेटर के लिए, कौन सी टाइट्रेशन के लिए कौन सा इंडिकेटर सुटेबल होता है। तो नेक्स्ट में ये लिखा, ऑन कंपेयरिंग दिस एक्सपेरिमेंटल पीएच रेंज, एक्सपेरिमेंटल पीएच रेंज का मतलब जो टाइट्रेशन से पीएच रेंज मिलेगी विद स्टैंडर्ड पीएच वैल्यू ऑफ इंडिकेटर। स्टैंडर्ड पीएच वैल्यू का मतलब जो एक इंडिकेटर की स्टैंडर्ड वैल्यू होती है कि भाई इंडिकेटर इस पीएच रेंज में काम करता है, तो दोनों को आपस में कंपेयर करके हम ये प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि ये इंडिकेटर इसके लिए सुटेबल है या नहीं है। तो हमने लिखा ऑन कंपेयरिंग दिस एक्सपेरिमेंटल पीएच रेंज विद स्टैंडर्ड पीएच वैल्यू ऑफ इंडिकेटर, सुटेबिलिटी ऑफ इंडिकेटर कैन बी प्रिडिक्टेड। इंडिकेटर की सुटेबिलिटी हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं। क्लियर पॉइंट? मैं आपसे बोल रहा था ना कि हर इंडिकेटर का एक पीएच रेंज होता है कि कौन सा इंडिकेटर किस पीएच रेंज के अंदर काम करता है, तो मैंने वही टेबल बना दी है। फर्स्ट कॉलम अंदर हमने सीरियल नंबर लिया, सेकंड कॉलम में हमने इंडिकेटर ले लिया, नेक्स्ट कॉलम के अंदर लिया हमने कलर इन एसिडिक मीडियम, एम का एसिडिक मीडियम, नेक्स्ट लिया मैंने कलर इन बेसिक मीडियम, बीएम बेसिक मीडियम, और नेक्स्ट कॉलम में लिखा हमने वर्किंग पीएच रेंज। इस इंडिकेटर का वर्किंग पीएच रेंज क्या है। फर्स्ट इंडिकेटर हमने लिया मिथाइल ऑरेंज। मिथाइल ऑरेंज एसिडिक मीडियम में रेड कलर बताता है और बेसिक मीडियम में इसका येलो कलर होगा, और जो मिथाइल ऑरेंज इसका पीएच रेंज होता है 3.4 से 4.5 तक। नेक्स्ट सेकंड इंडिकेटर हमने ले लिया मिथाइल रेड। मिथाइल रेड एसिडिक मीडियम में रेड कलर बताता है और इसका जो बेसिक मीडियम है इसमें येलो कलर होता है। इसका जो वर्किंग पीएच रेंज होता है वो होता है 4.2 से 6.2 तक। थर्ड हमने ले लिया और फिनोल रेड। फिनोल रेड का एसिडिक मीडियम में कलर येलो है और बेसिक मीडियम में कलर इसके लिए रेड है, और इसका जो वर्किंग पीएच रेंज है ये है 6.2 से 8.2 तक। नेक्स्ट हमने लिया फिनोफ्थलीन। अब फिनोफ्थलीन HPS इसकी बात करें तो फिनोफ्थलीन एसिडिक मीडियम में कलरलेस होता है और बेसिक मीडियम में पिंक कलर बताता है। इसका पीएच वर्किंग पीएच रेंज होता है 8.2 से 10.2। तो ये हर इंडिकेटर के लिए एक पीएच वर्किंग रेंज होती है कि इंडिकेटर इस वाली रेंज के अंदर ही काम करता है। अब अपन क्या करते हैं,
टाइट्रेशन लेते हैं 1 बाय 1 करके। 4 टाइट्रेशन है हमारे पास। सबसे पहले बात कर लेते हैं एसिड बेस टाइट्रेशन। सबसे पहले हमने बात करी स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का टाइट्रेशन। हम स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का टाइट्रेशन बनाया, उसका टाइट्रेशन कर्व बनाया। टाइट्रेशन कर्व का मतलब इधर हमने पीएच लिया और इधर वॉल्यूम ऑफ बेस ले लिया। स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस की जब टाइट्रेशन आप करोगे ना, तो जैसे आप टाइट्रेशन करोगे, देखो इसका पीएच कर्व है, तो इसका पीएच यहाँ से स्टार्ट होता गया और जैसे पीएच 3 के ऊपर आया, 3 पे आते ही इसका पीएच 3 से लेके 11 तक एक सडन जंप ले लिया। ऐसा बोल सकते हैं इसके अंदर लार्ज पीएच चेंज, यहाँ से यहाँ तक लार्ज पीएच चेंज हुआ। और ये एक्सपेरिमेंटल रेंज कितनी है? 3 to 11। हम ऐसा बोल सकते हैं इसकी जो एक्सपेरिमेंटल रेंज है ना, वो 3 to 11 है। 3 to 11 तो एक्सपेरिमेंटल रेंज है ना। अब हमको देखना है कि 3 से 3 to 11 जो रेंज है उसके अंदर कौन कौन सा इंडिकेटर हमारा सुटेबल होगा। 3 to 11 है। अब आप देख लीजिएगा 3 to 11, तो इसका मतलब ये मिथाइल ऑरेंज भी काम करेगा और ये फिनोप्थलीन, इसका मतलब ये जो टाइट्रेशन है, इस टाइट्रेशन के अंदर यानी स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस की जो टाइट्रेशन है, इसके अंदर तो हमारा मिथाइल ऑरेंज भी काम करेगा, क्योंकि 3 to 11 है। तो 3 to 11 के अंदर इंडिकेटर भी आ गया, ये भी आ गया, ये भी आ गया और ये भी आ गया। इसलिए बोल दिया जाता है स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस की टाइट्रेशन के अंदर इन चारों में से आप कोई सा इंडिकेटर काम में ले सकते हो, पर इन सब में बेस्ट इंडिकेटर है फिनोप्थलीन रीजन। बाकी जो इंडिकेटर है उसमें एक से दूसरा कलर बनता है, जबकि जो फिनोप्थलीन है इसके अंदर कलरलेस है, पिंक कलर होता है। और कलरलेस से पिंक मतलब इसकी विजिबिलिटी सबसे ज्यादा होगी। ठीक है, लिखा हमने फॉर स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस टाइट्रेशन ऑल इंडिकेटर आर सुटेबल बट HPH फिनोप्थलीन is best indicator because on it color changes take place from colorless to pink। मैंने आपसे क्या बोला कि स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस की जो टाइट्रेशन है इसके लिए सारे इंडिकेटर सुटेबल हैं, पर अगर आपसे पूछा जाए बेस्ट इंडिकेटर कौन है तो आंसर दे देंगे फिनोप्थलीन। रीजन अगर आपसे पूछे तो रीजन बता देना, क्योंकि फिनोप्थलीन के अंदर कलरलेस है, पिंक कलर में चेंज होता है, इसलिए बेस्ट इंडिकेटर होता है। तो फर्स्ट हमने ले लिया स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस का टाइट्रेशन। ठीक है, सेकंड टाइट्रेशन लेते हैं। सेकंड टाइट्रेशन हमने ले लिया स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस। अब मैं आपको स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस की टाइट्रेशन बताता हूं। सबसे पहले पीएच कर्व बनाए, तो इसका जो पीएच रेंज है आप देख सकते हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस का जब टाइट्रेशन होगा ना, तो इसका जो पीएच है, इसकी पीएच रेंज, इसका जो पीएच चेंज इंटरवल है था 3 to 7, तो इसका पीएच रेंज कितना आ गया 3 to 7। तो 3 to 7 तो इसका एक्सपेरिमेंटल रेंज है। अब हम देखेंगे 3 to 7 के बीच में हमारे कौन कौन से इंडिकेटर काम कर लेते हैं। तो हमने देखा 3 to 7 के अंदर एक तो हमारा मिथाइल ऑरेंज काम कर रहा है, 3 to 7 है ना। देखो 3 to 7 की बात करें तो एक तो हमारे मिथाइल ऑरेंज काम करेगा और इसके अंदर मिथाइल रेड काम करेगा, और जो फिनोल रेड है ये 8 तक जा रहा है, मतलब इसमें रेंज में नहीं आ पाएगा। तो आंसर कह देंगे इस लाइन से दिया जाएगा। इसके लिए सुटेबल इंडिकेटर कौन है? एक तो है मिथाइल ऑरेंज और एक है मिथाइल रेड। इस टाइप से इंडिकेटर पता लगाते हैं। ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस की टाइट्रेशन के लिए सुटेबल इंडिकेटर हमारे पास है, एक है मिथाइल ऑरेंज और दूसरा है मिथाइल रेड। थर्ड टाइट्रेशन लेता हूं मैं। थर्ड टाइट्रेशन, थर्ड हमने ले लिया स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक एसिड। स्ट्रॉन्ग बेस वीक एसिड, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस। जब इसका कर्व बना गया तो इसका पीएच रेंज आ गया 3 to 11, 7 to 11। मतलब इसके अंदर जब हम स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड के टाइट्रेशन करते हैं ना, तो पीएच के अंदर जो लार्ज चेंज आता है ना, वो आता है 3 to 11 तक। ये 7 to 11 है ना। अब आप देखिए 7 to 11 के अंदर कौन सा इंडिकेटर काम कर रहा है। तो 7 to 11 तो एक इंडिकेटर काम कर रहा है, दैट इज द फिनोप्थलीन। तो हम बोलेंगे स्ट्रॉन्ग बेसिक वीक एसिड के लिए बेस्ट इंडिकेटर होता है हमारा फिनोप्थलीन। ये फिनोप्थलीन इंडिकेटर आ जाएगा। एक और टाइट्रेशन आपके पास फोर्थ है, वो है वीक एसिड और वीक बेस का टाइट्रेशन। नेक्स्ट हमने ले लिया वीक एसिड वीक बेस का टाइट्रेशन। वही ग्राफ बना लेते हैं। तो जब इसका कर्व बनाया गया तो इसका जो पीएच रेंज आता है वीक एसिड वीक बेस के लिए 6.5 से 7.5 इसकी एक्सपेरिमेंट रेंज, ये एक्सपेरिमेंट रेंज आती है 6.5 से 7.5। अब आपको देखना है इस रेंज के अंदर कौन सा इंडिकेटर हमारे लिए सुटेबल है। एक ही इंडिकेटर आएगा फिनोल रेड। आप देख लीजिए टेबल, तो इसके लिए बोल दिया जाता है वीक एसिड वीक बेस की जो टाइट्रेशन है इसके लिए बेस्ट इंडिकेटर होता है फिनोल रेड। ठीक है, एक क्वेश्चन लिखा मैंने, सेलेक्ट द सुटेबल इंडिकेटर फॉर टाइट्रेशन ऑफ HCl विद CH3COONA। ये आपसे क्या बोला, HCl और CH3COONA की हमने टाइट्रेशन करवाए, इस टाइट्रेशन के लिए बेस्ट इंडिकेटर कौन है। HCl का मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड हो गया
और CH3COO है ये वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट है। इसका मतलब ये तो वीक बेस की तरह काम करेगा, तो ये वीक बेस होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड हो गया। यानी एक तरह से देखा जाए तो टाइट्रेशन हमारी स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस के बीच में हो रही है, और स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस की जो टाइट्रेशन है उसका पीएच रेंज आता है 3 to 7, और 3 to 7 के अंदर कौन सा इंडिकेटर काम करता है, तो हम आंसर देंगे मिथाइल ऑरेंज। ये मिथाइल ऑरेंज हमारा इंडिकेटर काम करता है। ठीक है, एक पॉइंट और लिखा मैंने, मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर यूज्ड इन टाइट्रेशन ऑफ HCl एंड Na2CO3। एग्जाम में ये पूछ लिया जाता है Na2CO3 और HCl की टाइट्रेशन में कौन सा इंडिकेटर काम आएगा। अब आप इसको भी देख लीजिए। HCl की बात करें तो HCl क्या बनेगा, HCl आपका हो गया स्ट्रॉन्ग एसिड, ये तो स्ट्रॉन्ग एसिड की तरह काम करेगा। और जो Na2CO3 है, Na2CO3 क्या हुआ, वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से मिलकर बना हुआ है। इसका मतलब इसकी नेचर कैसे होगी, ये वीक बेस जैसा होगा। तो एक तरह से स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस की बात करें तो इसका जो पीएच एक्सपेरिमेंटल रेंज है वो आता है हमारे पास में 3 to 7। अभी भी बताया था ना, ये जो लास्ट बताया था सेम वही तो केस बन गया ना। इसका पीएच रेंज कितना आएगा, 3 to 7, ये तो आएगा ना, पीएच रेंज आता है इसके लिए 3 to 7 इसका। इसकी बात हो रही थी ना, तो HCl है, HCl तो हमारे पास है, ठीक है। स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस है ना, तो इसका पीएच रेंज क्या आ रहा है, इसका पीएच रेंज आएगा हमारे पास में 3 to 7, और 3 to 7 के लिए बोल दिया जाता है इसमें बेस इंडिकेटर हमारे पास में मिथाइल ऑरेंज। तो इसके लिए बेस इंडिकेटर बनेगा मिथाइल ऑरेंज। ये हमने आपको इंडिकेटर के बारे में एक्सप्लेन कर दिया है।